सूरजमुखी के जैसा कोई फूल नहीं है, सूरजमुखी के जैसा कोई फूल नहीं है। इतना प्यारा कमल भी क्यों माँ को पसंद नहीं है, क्यों माँ को पसंद नहीं है। मालन तू ही बता दे, मालन तू ही बता दे। तो बच्चों, हम लोग अब इस वीडियो में वर्ग 10 का केमिस्ट्री का पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का पार्ट 3 देखेंगे। स्टार है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मतलब आप लोग देखे होंगे बाजार में मैग्नीशियम का रिबन मिलता है, तो जब उसको जलाना होता है तो पहले उसको साफ किया जाता है। वही कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, बात ऐसा है कि मैग्नीशियम जो है एक धातु है, और जब ये धातु है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वायु से रिएक्शन करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, और यदि आप उसको आग लगाते हैं तो नहीं लगता है, इसलिए उसको रगड़ना पड़ता है ताकि वो ऑक्साइड की परत हट जाए और आसानी से रिबन जल सके। ताकि इसका उत्तर देते हैं। जब यहाँ वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उत्तर, मैग्नीशियम एक धातु है जो वायु में संपर्क होने पर, या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम एक धातु है जो वायु में अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है। मैग्नीशियम एक धातु है जो वायु की उपस्थिति में अपने सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले उसे आसानी से उसे रगड़ते हैं ताकि आसानी से वह जल सके। पुनः एक बार देखिए, मैग्नीशियम एक धातु है जो वायु की उपस्थिति में अपने सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले उसे साफ कर दिया जाता है ताकि वह आसानी से आग को पकड़ सके। देखिए हमारा रिएक्शन, ये रहा मैग्नीशियम धातु आपका, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो परत जम जाता है ना, तो आग लगाने पे ये परत उसको आग नहीं लगने देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। अभिक्रिया विधि। कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, जब उसमें लोहा के टुकड़ा डालते हैं तो उसका कलर बदल जाता है। क्यों आखिर क्या घटना होती है। तो देखिए, बात ऐसा है कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन है तो उसमें हम लोहा डालते हैं, तो जो लोहा है अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से, तो कॉपर को वहां से विस्थापित कर देता है और खुद ये उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और क्या बनता है, आयरन सल्फेट का विलयन तैयार होता है, इसलिए कलर उसका चेंज होता है। आइए आंसर देते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालते हैं तो कॉपर को विस्थापित कर नया यौगिक आयरन सल्फेट बनता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। यह विलयन का रंग हल्का नीला से हल्का हरा हो जाता है। देखिए, ये रहा कॉपर सल्फेट का विलयन, जैसे लोहा डालते हैं तो लोहा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना कॉपर से, ये कॉपर के स्थान पर आ जाएगा, देखिए आ गया, और कॉपर को अलग हट कर देगा। तो ये विलयन किसका तैयार हुआ, आयरन सल्फेट का ना, तो आयरन सल्फेट का रंग होगा। कॉपर जब सल्फेट होता है तो वो नीला रंग में होता है हल्का, जब आयरन सल्फेट बन गया तो ये आपका हरा रंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग, किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है
तो उस विलयन का नाम, उस विलयन का रासायनिक सूत्र लिखे और जल के साथ अभिक्रिया भी दें। मतलब देखो उनको कुचाड़ा उचाड़ा किया जाता है, तो पूछ रहा है कि जो कुचाड़ा करते हैं, यहाँ पदार्थ का नाम दे दिया है एक्स, इसी एक्स से कुचाड़ा करते हैं। ये तो एक्स क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि चूना से कुचाड़ा किया जाता है ना, यानी कि एक्स क्या होगा, चूना होगा। एक्स का नाम क्या पड़ा, चूना पड़ा। पदार्थ का नाम पूछा था, तो पदार्थ का नाम क्या हुआ, पदार्थ एक्स का नाम चूना, चूना। अब चूना का सूत्र क्या होगा, चूना का सूत्र यानी कि एक्स का सूत्र, चूना का सूत्र क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर बोला जल के साथ अभिक्रिया लिखने के लिए, यहाँ जगह नहीं है, क्वेश्चन दिखाएगा यहाँ दिखा देते हैं। इस चूना को रिएक्शन कराना किससे, जल से। याद रहे जब चूना में जल डालते हैं कि बुझा हुआ चूना बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। करेगा तो ये आग जल रहा है, कागज जल रहा है, तो क्या बुझ गया, नहीं। जब पानी डालेंगे तब ना बुझ जाएगा। यहाँ देखिए चूना है, इसमें पानी डाला गया, क्या हो गया, बुझ गया, मतलब बुझा हुआ चूना। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि चूना पे डाल दिया गया जल। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर शोधन में सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से चांदी प्राप्त करने के लिए कॉपर से विस्थापन कराया जाता है अभिक्रिया। कहने का मतलब ये जो विलयन है सिल्वर नाइट्रेट मान लीजिए विलयन है, अब आपको इसमें से चांदी अलग करना है, तो कह रहा है कि कॉपर से अभिक्रिया कराया जाता है। क्यों, तो बात ऐसा है ना कि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, किससे, चांदी से। जब इसमें कॉपर से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर क्या करेगा, इसको चांदी को हटा देगा, चांदी अलग हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हुआ, यू आर सिल्वर नाइट्रेट, अभिक्रिया के लिए क्या डालते हैं, कॉपर, कॉपर दे दिया। अभी क्या बनेगा, देखिए कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है किससे, चांदी से। चांदी का होगा, अलग हो जाएगा, और उसके यहाँ पर कौन आएगा, कॉपर, कॉपर इसके स्थान पर आ जाएगा। क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उपचयन, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं OXIDATION, ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे उपचयन कहते हैं। हमने क्या बोला कि कोई पदार्थ है, संयोग होगा क्या, ऑक्सीजन। कोई पदार्थ है मान लीजिए, उस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ गया, और मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब हो गया, मतलब जुड़ गया ना, तो जुड़ गया, इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। अब मान लीजिए आपको ये घटना नहीं होती है, तो कोई पदार्थ है उसके पास पहले से हाइड्रोजन था, लेकिन अब वो हट गया, मतलब हट गया, तो भी इस क्रिया को भी क्या कहेंगे, उपचयन। मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो भी, या हाइड्रोजन कमी हो रहा है तो भी। क्या बोला गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग या मतलब ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन संयोग हो रहा है कोई पदार्थ में, तो जिस पदार्थ में हुआ उस पदार्थ को क्या कहेंगे कि वो उपचयन हो गया उसका। हाइड्रोजन वियोग हुआ, तो जिस पदार्थ से हुआ उस पदार्थ को बोलेंगे कि इसका उपचयन हो गया। उपचयन दो कंडीशन में होगा,
ऑक्सीजन बढ़ेगा तो भी या हाइड्रोजन घटेगा तो भी, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ेगा उस पदार्थ का उपचयन हो गया, या जिस पदार्थ से हाइड्रोजन हट गया उस पदार्थ का उपचयन होगा। देखिए एग्जाम्पल इसमें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां देखिए क्या कार्बन के पास ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन देखिए कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया ना, तो कार्बन में ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन के मिलने को भी क्या कहते हैं? उपचयन। किस में मिला? मिला किसमें? तो किस में? कार्बन में मिला, तो कार्बन का यहाँ उपचयन हो गया। अगला देखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन है तो बना सोडियम ऑक्साइड। क्या सोडियम के पास ऑक्सीजन था? नहीं था, लेकिन देखिए सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, तो सोडियम के पास आया ना, तो सोडियम का क्या हो गया? उपचयन। हमने बोला है कि दो बातों से उपचयन होता है, एक ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा हो तो, या हाइड्रोजन घट रहा हो तो। हम मानते हैं इसमें हाइड्रोजन नहीं घट रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो बढ़ा ना। कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन कहलाता है, या कोई पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो भी इसे उपचयन कहते हैं। दोनों में से कोई भी घटना हो। अब इसको देखिए, इसके देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके पास देखिए हाइड्रोजन है, क्या अब रहा? नहीं रहा। यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन सल्फेट के पास हाइड्रोजन है, लेकिन क्या अब रहा? अब नहीं रहा, यानी कि हाइड्रोजन क्या हुआ? वियोग हो गया, मतलब हट गया। तो हाइड्रोजन के वियोग को भी क्या कहते हैं? उपचयन। तो किससे हटा? तो H2S से हटा ना, तो H2S का क्या हो गया? उपचयन। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैसे कि रिएक्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अभी हमने उपचयन सीखा, अब अगला देखिए अपचयन या अवकरण। अपचयन का उल्टा उपचयन का अपचयन, ऑक्सीकरण का अवकरण, बिल्कुल उसका उल्टा है। उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन घटेगा। उसमें हाइड्रोजन घट रहा था, इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। उसका विपरीत है। अब हम लोग देखेंगे अपचयन की परिभाषा, बिल्कुल उसका उल्टा होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का वियोग, देखिए उसमें क्या था? उसमें था ऑक्सीजन का संयोग, लेकिन यहां क्या बोला गया? ऑक्सीजन का वियोग, उसका उल्टा हुआ। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का वियोग, देखिए ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे अपचयन कहते हैं, या गई अपचयन अभिक्रिया। देखिए एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर हाइड्रोजन का संयोग हो गया, इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है, लेकिन अब देखिए क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया ना, तो हाइड्रोजन बढ़ गया ना, तो हाइड्रोजन के वृद्धि को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन के वृद्धि को ही बोलते हैं अपचयन। ये बताइए किसमें बढ़ा? क्लोरीन में बढ़ा। जैसे यहां पर देखिए ऑक्सीजन किसमें बढ़ा? कार्बन में, तो कार्बन का अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है क्लोरीन में, तो क्लोरीन का अपचयन हो गया ना। यदि क्लोरीन में ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्लोरीन का उपचयन, लेकिन क्लोरीन में हाइड्रोजन बढ़ गया तो अपचयन। यहां पर हाइड्रोजन बढ़ गया, क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया? अपचयन। अब इसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
ये हाइड्रोजन के पास नहीं, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है नहीं है। लेकिन देखिए अब ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन की वृद्धि को क्या बोलेंगे? अपचयन। यहाँ लिखा गया है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का अपचयन। क्यों? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बढ़ा तो हाइड्रोजन वृद्धि को क्या बोलते हैं? अपचयन। ऑक्सीजन में बढ़ा है तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? अपचयन। इसमें दोनों रिएक्शन हो रहा है, अपचयन भी उपचयन भी। देखिए इसको, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन पास हो गया ना, तो ऑक्सीजन को बढ़ने को क्या बोलते हैं? उपचयन। किसमें मिला? हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का उपचयन, ऑक्सीजन का अपचयन। अगला देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा कॉपर प्लस जल। कैसे बन गया? ये ऑक्सीजन उसके पास चला गया आयन, तो H2O हो गया, कॉपर अकेला बच गया। देखिए इस कॉपर के पास हाइड्रोजन है, लेकिन क्या अब रहा? नहीं, मतलब ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं? अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होगा। अब इस हाइड्रोजन को देखिए, इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन अब देखिए आ गया ना, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या बोलेंगे हम? उपचयन। तो ऑक्सीजन किस में आया? हाइड्रोजन में ना। ये ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का कमी, ये क्या होता है? उपचयन। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ेगा वो पदार्थ को बोलेंगे उपचयन होना। मान लीजिए राम के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब राम के पास ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन बढ़ने को क्या बोलते हैं? उपचयन, यानी कि राम का उपचयन हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए श्याम के पास पहले से हाइड्रोजन था, लेकिन अब हट गया, तो क्या बोलेंगे हटने को? उपचयन। श्याम का उपचयन हो गया। ऑक्सीजन बढ़ रहा हो या हाइड्रोजन घट रहा हो, दोनों का दोनों उपचयन। उसका विपरीत है, ऑक्सीजन घट रहा हो या हाइड्रोजन बढ़ रहा हो तो अपचयन। जिस पदार्थ में हाइड्रोजन बढ़ेगा उस पदार्थ का अपचयन, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हट रहा है उसको अपचयन। ये दोनों अपचयन है, ये दोनों उपचयन है। और अगला देखिए अपचयन, यानी कि रेडॉक्स। अभी क्लियर? रेडॉक्स। देखिए रेड का मतलब हो गया रिडक्शन। देखिए पढ़ा ना रिडक्शन, रेड, रिडक्शन का ले लिया रेड, ऑक्स, ऑक्सीडेशन कर लिया ऑक्स। ये रेड ले लिया, यहां से रेड और यहां से ले लिया ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन, अभिक्रिया। ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि इस अभिक्रिया में वो दोनों अभिक्रिया है। कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसमें उपचयन भी हो रहा होता है और अपचयन भी, तो जब दोनों एक साथ होगा इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया अब मेरा अगला अधिकार है उपचायक या ऑक्सीकरण। पीछे पढ़े थे आप लोग उपचयन, उपचयन से बन गया उपचायक। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से बन गया ऑक्सीकारक। तो कहने का मतलब पीछे अभी आपने सीखा कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये पकड़ने के लिए। अब ये आपको पकड़ना होगा कौन उपचायक है। कहने का मतलब अभिकारक कौन कहलाता है?
जो अभिक्रिया करता है। तो उसी प्रकार उपचायक कौन कहलाएगा? जो उपचयन करेगा। अपचायक कौन कहलाएगा? जो अपचयन करेगा। आइए परिभाषा देते हैं। पहले उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीकरण करने वाला, उपचायक यानी कि उपचयन करने वाला, वह पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। वह पदार्थ जिसके कारण उपचयन है, यहां पर हम लोग उपचायक पढ़ रहे हैं ना। वह पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, उस पदार्थ को उपचायक कहते हैं। देखिए समझिए एग्जाम्पल में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब कि मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। मैग्नीशियम के पास वृद्धि हुआ ना क्या? ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पर? उपचयन। तो मैग्नीशियम का आखिर ऑक्सीजन कहाँ से आया? वो अकेले था। यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या इसका उपचयन होता? यदि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, ये ऑक्सीजन, तो क्या उसमें जाता? नहीं। यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता तो मैग्नीशियम का यहाँ पर उपचयन नहीं होता। तो ये लिख दिया गया मैग्नीशियम का उपचयन O2 यानी कि ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, इसीलिए O2 उपचायक हो गया। जिसके कारण होगा मतलब जो उपचयन कर रहा है, जो हो रहा है वो नहीं, जो कर रहा है। इसमें कौन हो रहा है? मैग्नीशियम हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन गया। कौन किया? ऑक्सीजन किया उसको, तो ऑक्सीजन हो गया आपका उपचायक। और आप याद कर लेना होगा क्लोरीन, आयोडीन, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये डायरेक्ट उपचायक है। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर देखिए अपचायक या अवकारक, रिड्यूसिंग, बिल्कुल उसका उल्टा है। उपचायक, जो पदार्थ उपचयन करेगा वो उपचायक, और जो पदार्थ अपचयन करेगा अपचायक। देखिए परिभाषा, वह पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, वह पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसे अपचायक कहते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है मेरा ऑक्सीजन के वियोग को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के वियोग को अपचयन कहते हैं। यहां पर जो कॉपर है इसके पास ऑक्सीजन था क्या है? अब रहा नहीं, यानी ऑक्सीजन हट गया। तो इसको से ऑक्सीजन हटा, तो ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं? अपचयन। यानी कि इसका क्या हुआ? अपचयन। इसका अपचयन किसके कारण हो रहा है? देखो इसके कारण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो कौन करने वाला है बगल में? हाइड्रोजन। यदि ये नहीं होता तो ये तो ज्यों कहते हुए सही रहता, यानी कि साफ जाहिर है कि H2 के कारण इसका अपचयन होगा। लिखा गया CuO का अपचयन H2 के कारण हुआ, इसलिए H2 क्या हो गया? अपचायक। फिर से समझिए, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन नहीं इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन अब नहीं रहा, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तो ऑक्सीजन के वियोग को क्या बोलेंगे? अपचयन। यानी कि इसका अपचयन हो गया। अब इसका अपचयन हुआ तो कौन किया? बगल में वो कौन है? हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये हटता है? यहाँ से नहीं हटता, यानी कि हाइड्रोजन के कारण हुआ। तो हाइड्रोजन क्या है? अपचयन। इसी में और एक चीज समझ लीजिए कि उपचायक कौन है इसमें। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन अब हो गया ना,
हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अब हो गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग? उपचयन। यानी कि इसका उपचयन हो गया ना, इसका उपचयन हुआ। किसके पास हाइड्रोजन बढ़ा? बोले हैं कि राम के पास हाइड्रोजन बढ़ा, तो राम का उपचयन। तो हाइड्रोजन यहाँ मान लीजिए राम है, तो इसी के पास ना ऑक्सीजन आया, इसका क्या हो गया? उपचयन। हाइड्रोजन का बढ़ना उपचयन होता है, इसका उपचयन हो गया। तो आखिर इसको उपचयन कौन किया? ये उपचयित हो रहा है, तो इसको कौन कर रहा है? ये ना किया बगल वाला, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दिया। H2 का उपचयन CuO के कारण हुआ, इसलिए ये हो गया उपचयन। अब आगे देखिए, इसमें नोट है कि सभी धातु कार्बन सोडियम, मतलब सभी धातु में होते हैं क्या? अपचयन। कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब अपचायक है, आपको डायरेक्ट याद करना है। ये तो आपको पीछे समझा दिया गया है, नहीं समझाया गया फिर समझा दिया जाए। ये क्या है? अपचयन की रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि रेड मतलब रिडक्शन, यानी कि अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां देखिए, इसके पास ऑक्सीजन था, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन क्या हो रहा? नहीं, ऑक्सीजन का क्या हो गया? यहां से वियोग। तो ऑक्सीजन के वियोग को क्या कहते हैं? अपचयन। कि यहाँ पर क्या होगा? अपचयन हुआ। अब हम पूछेंगे कि किसका अपचयन हो रहा है, इसका या इसका? तो किसके पास से हटा या बढ़ा? या हटने के कारण अपचयन है, ऑक्सीजन हटा ना, तो किसके कारण? किससे हटा? किसके पास से हटा? मान लीजिए राम है, राम के पास ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन हट गया, तो राम के पास से न हटा, तो राम का न हुआ। कहाँ? CuO के पास ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, इसी से हटा है, इसका क्या हो गया? अपचयन। कौन किया? इसके कारण हुआ। अब आगे देखिए, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हो गया, यानी कि बढ़ गया ना। ऑक्सीजन बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन। यानी कि इसका उपचयन हुआ, यानी कि यह क्या कहलाएगा? उपचयन। अब हम बोलेंगे, देखिए तो इसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ है ना, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब पूछेंगे किसका उपचयन हुआ? तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का बढ़ना होता है या हाइड्रोजन का घटना होता है? हम देखेंगे कि किस पदार्थ में हाइड्रोजन बढ़ा या किस पदार्थ से हाइड्रोजन हटा, वो पदार्थ का उपचयन हो गया। फिर से मान लीजिए राम के पास हाइड्रोजन बढ़ गया, तो मतलब राम क्या हो गया? उपचयन, राम का उपचयन हुआ। क्या कहें? राम के पास से हाइड्रोजन हट गया, तो राम का क्या होगा? उपचयन। इसी प्रकार उल्टा समझिए, अपचयन वाला। मान लीजिए श्याम के पास हाइड्रोजन बढ़ा, तो श्याम का अपचयन, हाइड्रोजन बढ़ना अपचयन कहलाता है। या श्याम से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका अपचयन। अब किसके कारण हटा? वो होगा अपचयन। चलिए नेक्स्ट स्टार की ओर। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब होना, गंधिता का मतलब है गंध, यानी कि विकृत गंधिता का मतलब क्या होगा? गंध का खराब होना। अंग्रेजी में बोलते हैं रेंसिडिटी। देखिए बात ऐसा है कि जब कोई पदार्थ मान लीजिए तेल से या वसा से बना होता है और उसमें वायु चला जाता है, तो वायु की वृद्धि को क्या बोलते हैं? उपचयन। तो उपचयन होने के कारण उसका जो स्वाद है खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसी घटना का नाम है विकृत गंधिता। आइए परिभाषा देखते हैं।
वसा और तेल से बने पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण, वसा और तेल से बने पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण और रुचिकर स्वाद और गंध का उत्पन्न होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। और रुचिकर स्वाद और गंध का उत्पन्न होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। खड़ी पाई। इसे रोकने के लिए, अच्छा ये खराब किससे होता है? उपचयन से। तो इसका विपरीत प्रति उपचय लेंगे। प्रति मतलब विपरीत, उपचय, उपचय का विपरीत पदार्थ। इसे रोकने के लिए प्रति उपचय पदार्थ का उपयोग करते हैं। फ्रिज में रख करके या वायु रोधी बर्तन में रख करके भी हम उपचयन को रोक सकते हैं। अगला कि चिप्स बनाने वाली थैलियों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? तो देखिए बात ऐसा है कि चिप्स बनाने वाली थैलियों में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि उपचयन की क्रिया न हो सके और वह पदार्थ काफी दिनों तक सुरक्षित रह सके। आपने अभी पढ़ा कि वायु यानी कि उपचयन की क्रिया के कारण स्वाद क्या होता है? खराब। तो जब आलू के जो चिप्स खाते हैं, दुकान पर मिलता है, उसमें भी ऑक्सीजन होता तो उसका उपचयन हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हटा कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि उपचयन न हो और लंबे दिनों तक उसका स्वाद बना रहे। संक्षारण, कोरोजन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं नमी, वायु और अम्ल के से अभिक्रिया करके अपने सतह पर बेकार पदार्थ का निर्माण करते हैं, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण में धातु का जो द्रव्यमान है बढ़ जाएगा। इसे रोकने का उपाय, जैसे धातु का क्षरण होने लगता है धीरे धीरे, रोकने का उपाय है कि धातु को पेंट कर दीजिए। पेंट करके या ग्रीस लगा करके या तेल लगा देंगे या मिश्र धातु बना देंगे उसको। अब ये सब है कुछ ऑब्जेक्टिव बातें हैं। ये H2O है जल। पूछा जाएगा कि जल के अणु सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन पहले नाम किसका लिया? हाइड्रोजन का था, कितना है? ये 2 है। बाद में नाम लिया ऑक्सीजन का, फिर कितना परमाणु बना है? 2 अनुपात 1। इसी प्रकार अमोनियम होता है NH4, कितना हो गया? 1:4 हो गया। अमोनिया में कितना है परमाणु का अनुपात? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, देखिए पहले नाइट्रोजन हम लेगा तब 1। मान लो इसमें बोल देता है जल में पहले ऑक्सीजन बोलता है तब हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऐसे लिखेंगे। ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6, ये बायोलॉजी का सूत्र है। हरा थोथा कभी कह देते हैं कशीस, थोथा का एक नाम है तुतिया। तो आप बोल सकते हैं हरा कशीस या हरा थोथा या हरा तुतिया। हरा रंग का जंग किस पर लगता है? लोहा पे। तो लोहा यानी कि फेरस सल्फेट होगा हरा थोथा, वो है 7H2 है, यानी कि फेरस सल्फेट क्या होता है? हरा थोथा। अब नीला किस पे जंग लगता है? तांबा पे, यानी कि कॉपर सल्फेट का नाम होगा नीला कशिश। श्वेत कौन होता है? तो जिंक होता है, जस्ता होता है सफेद फूल कहा जाता है इसे। तो जिंक सल्फेट को बोलेंगे सफेद होता है। अब ये देखिए SO2O3H2O2, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन है ओजोन। ये तीनों क्या है? ये तीनों उपचायक भी है अपचायक भी है, दोनों है। तो इसी के साथ हमारा अवयव पाठ समाप्त होता है।